नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष राय। मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे मामले को लेकर जो कि देश के एक बहुत बड़े राजघराने के परिवार से संबंधित है। यह विवाद भारत के समाचार पत्रों में और देश के मीडिया हाउसों में एक बार उछला था, उसको दबा दिया गया। यह वो मैटर है जिसमें स्वतः इस अपराध का साक्षी हूँ। मामला है सुकन्या के साथ बलात्कार किसने किया, सुकन्या को न्याय क्यों नहीं मिला, कहाँ गई सुकन्या। मैं आज इसको इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि स्वतः मैं सीबीआई द्वारा जांच की गई एक प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूँ और आज मैंने इसको उठाना इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि मेरे से कई मित्रों ने मेरे को संदेश भेजे, डॉक्टर साहब आप चुप क्यों हैं। कईयों ने मेरे बारे में अफवाह फैलाई कि मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने समर्थकों को, मेरे शुभचिंतकों को, डॉक्टर संतोष राय कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। न मुझे किसी का डर है, न मेरे धर्म, न मैंने अपने राष्ट्र, न अपने मेरे सिद्धांतों से समझौता किया है, न मैं समझौता करूँगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आज समय जो समय चला रहा है बहुत विषम परिस्थितियों का समय चल रहा है। नाम लेने से वो कुछ भी करा सकते हैं। क्या इन्होंने मेरी हत्या करने की कोशिश नहीं की? क्या इन लोगों ने मेरे पर फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं कराए? सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों। इन लोगों ने मेरे पर कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में कहाँ मुकदमे दर्ज नहीं कराए। खैर, उस सब पे तो मैं कभी अगले वीडियो में जाऊंगा। आज मुद्दा है कि सुकन्या का परिवार किधर है, कहाँ गई सुकन्या। मैं याद दिला देता हूँ, मेरे को तारीख इस समय याद नहीं है। जनवरी 2006 की घटना है। जनवरी 2006 में एक पत्रकार आता है मेरे पास बेंगलोर का, और उसमें वह एक टीवी चैनल के लिए भी पत्रकारिता करता था। मैं उसका पूरा नाम नहीं लूँगा, मिस्टर अग्रवाल। उसके पिता सेना में अधिकारी थे, रिटायर हो गए थे। वो अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहता था और वो एक टीवी चैनल और दूसरी अन्य मीडियाओं के लिए फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य करता था। उसने सन 2006 में जनवरी में मुझे संपर्क किया कि डॉक्टर साहब एक गंभीर विषय है, क्या आपका संगठन इस विषय को उठाएगा। तो उस समय मैं हिंदू महासभा का काम देखता था, अर्थात अखिल भारत हिंदू महासभा का मैं पदाधिकारी था। और दिल्ली में ठंड बहुत होती है, तो मैंने कहा ठीक है आप दिल्ली आ जाइए। जब मिस्टर अग्रवाल दिल्ली आए तो उनके साथ 3 लोग थे। पीड़िता जिसका नाम सुकन्या, पीड़िता का बाप और पीड़िता की माँ। सुकन्या के पिता का नाम बलराम सिंह, सुकन्या की माता का नाम सुमित्रा देवी। वे तीनों आते हैं, मैंने चाय मंगाई, चाय पिलाई, हिंदू महासभा भवन में कुर्सी लगवा दी, मैं बैठा रहा। मुझे दिनांक याद नहीं है क्योंकि 2006 की घटना है। मैंने बोला, बोलिए अग्रवाल जी। बोले कि डॉक्टर साहब इसका एक अमुक व्यक्ति ने बलात्कार किया है। मैंने कहा, तो उसने बोला कि अमेठी में, अमेठी के गेस्ट हाउस में। मैं कौन है? उसने बोला कि 10 जनपद से संबंधित है। तो कौन 10 जनपद से? नाम बता दिया। तो मैंने कहा बहन क्या आप सत्य बोल रही हो? तो बोली जी मैं सत्य बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है
और उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। मैं कहा आप क्यों नहीं गई पुलिस में? तो बोली कि मैं स्थानीय पुलिस स्टेशन में गई थी, एसएसपी के पास भी गई थी, मेरे को डांट के भगा दिया गया। मैं कहा फिर? तो बोले कि अब हम आए हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें। तो मैंने बोला कि आप सत्य बोले? बोले जी हाँ, मैं एक महिला क्यों करेगी ऐसा? मैंने कहा क्या आपने आगे संपर्क नहीं किया? तो उक्त महिला ने मेरे को बताया, यानी सुकन्या ने बताया और उसकी माँ और पिता ने, कि जब उसके साथ ऐसा हुआ वो रोते हुए भाग के अपने घर में आई और अपने पिता और माँ को बताया मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर मैंने कहा आगे क्या हुआ? तो बोले कि हमने और भी जगह बात की कांग्रेस के बड़े नेताओं से, ऐसा हो तो उन्होंने कहा कि चुप रहो, आगे कुछ मत करो। उसने दिल्ली में आके अंतानियो माइनो से मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन अंतानियो माइनो ने मिलने से मना कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उस पर दबाव डाला कि पैसा लो और मुंह बंद कर दो, लेकिन उस बच्ची का पिता मानने वाला नहीं, तो वो न्याय के लिए दर दर भटक रहा था। ये परिवार मेरे पास आता है जनवरी के पहले सप्ताह में 2006 में। तो मैंने कहा गुड़िया आप इस सब चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, मैं और अपने संगठन की तरफ से हम आपकी पूरी मदद करेंगे और जो संभव हो सकेगा आपको मदद दी जाएगी। लड़की से पूरी बातचीत की, उनका ब्यौरा लिखा, उनका पता लिखा हमने। मैं और मिस्टर अग्रवाल अमेठी, रायबरेली दोनों जगह गए अगले दिन। उस समय मेरे पास टाटा इंडिका कार होती थी। उस समय मेरा एक ड्राइवर होता था, उसका नाम सोहन लाल था। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। हमने वहाँ जाके पूरी इंक्वायरी की, पता चला कि ये घटना यहाँ हुई थी। जब मैं वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस वालों ने उल्टा मेरे से प्रश्न और जो वो शुरू कर दिया, यहाँ के कहाँ से आए हो, भाग जाओ यहाँ से, भगा दिया। मैं जैसे ही बाहर गया हूँ तो बाहर एक संतरी था। संतरी ने बोला साहब ये घटना हुई थी, आप यहाँ से सीधा निकल जाओ, आपकी जान को खतरा है। हमने कई जगह वहाँ एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए थे, सबकी रिकॉर्डिंग की, फुटेज ली। मैं ओम प्रकाश जो है अगले दिन वहाँ से निकल लिया। हम एक रात को हम होटल में भी रुके, रास्ते में हम दिल्ली आ गए। ओम प्रकाश ने सारी घटनाएं ये अपने कैमरे में शूट की थी। तो मैंने कहा देखो उस समय इंटरनेट इतना प्रचलित नहीं था, एक आर्कुट एक वेबसाइट होती थी और छोटी मोटी, और इतने हाई स्पीड इंटरनेट भी नहीं था। कंप्यूटर में उन दिनों फ्लॉपी का जोर था और सीडी अभी मार्केट में आना ही प्रारंभ हुई थी, लेकिन फ्लॉपी से ही हम काम चलाते थे। आज तो पेन ड्राइव आ गई है। तो मैंने ओम प्रकाश अग्रवाल को बोला कि आप जो है इसकी एक मेरे को फ्लॉपी बना के दे दें, इस विषय पे हम आंदोलन करेंगे। क्यों? क्योंकि यह आरोप उल्लू के ऊपर था। उस उल्लू ने सुकन्या का बलात्कार किया था जनवरी 2006 में। सुकन्या को जब वहाँ न्याय नहीं मिला तो दिल्ली हिंदू महासभा ऑफिस आई थी। तब मैं हिंदू महासभा का पदाधिकारी था। ओम प्रकाश अग्रवाल बोला डॉक्टर साहब चिंता न करें, मैं इसकी कॉपी करके आपको एक दे जाऊंगा। दिल्ली में ठंड का समय था, ठंड ज़्यादा पड़ती है। मेरे को अगले दिन मैं इंतज़ार करता रहा, ओम प्रकाश जी आएंगे मेरे को देंगे। और ये घटना मिस्टर अग्रवाल को ही नहीं, दिल्ली के कई ये पत्रकारों को भी मालूम है कि ऐसा हुआ है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैं मिस्टर अग्रवाल को फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। मैं कहाँ गया यार ये? मैंने कई जगह फ़ोन लगाया, उनका कोई अता पता नहीं। मैंने फिर और इंक्वायरी की तो न मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई थी कि मैंने लड़की के पिता का नंबर, लड़की के माँ का नंबर और लड़की का नंबर मैंने नोट नहीं किया और मैंने अग्रवाल साहब पे विश्वास करके छोड़ दिया, क्योंकि मिस्टर अग्रवाल काफ़ी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। मेरे साथ उन्होंने कई बार काम किया है, मैंने उनकी मदद भी की है।
और राष्ट्र के विषयों को लेकर, हिंदुत्व के विषयों को लेकर बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और लिखते भी थे। वो मेरे प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। कहीं भी मेरे को कोई समस्या आई तो मेरे सपोर्ट में खड़े होते थे। और मेरे को याद है कि एक बार मैं उनके बेंगलुरु के घर पे गया था, उन्होंने मेरे को भोजन कराया। उनके एक भाई है, वो उनकी किडनी खराब हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वो मिस्टर अग्रवाल ने कभी मुझे संपर्क नहीं किया। मैं खोजता रहा। मेरे कुछ मित्र हैं बेंगलोर में, हिंदू महासभा के पदाधिकारी भी है। मैंने बोला जरा पता करो ये कहाँ है। तो पता चला कि उस बंगले में ताला लगा हुआ है। बेंगलोर में एक जगह है मलेश्वरम, काशी मठ रोड पे, वहाँ उनका बंगलो था, वहाँ ताला लगा था। फिर मेरे को पता चलता है 2010 में अखबार के माध्यम से टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी कि अमेरिका के एक वेबसाइट पर एक खबर थी दैट उल्लू हैज कमिटेड अ रेप, दैट गर्ल नेम इज सुकन्या। और जो मैं बातचीत कर रहा हूँ लोगों से, और जो हमने शूट किया था, वो वहाँ उस साइट पे था। मैं देखकर चौंक गया। मैं कहा ये क्या, ये तो मेरी आवाज़ है। मैं कहा अग्रवाल जी गए कहाँ, ये कैसे पहुँच गया कंटेंट में। मेरे को एक बार डर भी हो गया कि खेल क्या चल रहा है। मैंने फिर अग्रवाल जी की कोशिश की खोजने की, नहीं मिले। इस विषय में मेरे को ये पता चला, उक्त वेबसाइट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने नोटिस भेजा था अमेरिका की उस साइट को, और भारत में कांग्रेस सरकार ने उस वेबसाइट को ब्लॉक करा दिया था। वही साइट ही नहीं, कई वेबसाइट ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि उस पर प्रश्न चिन्ह उनके उल्लू राजकुमार पर था। मैंने सुरक्षा की दृष्टि से अपना मुंह मैंने बंद रखा, कुछ नहीं कहा कि मेरी आवाज़ है या मैं हूँ, कि उसमें मेरा चेहरा नहीं था, मेरी आवाज़ थी बातचीत होते हुए। सन 2012 में बाबा रामदेव जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध रामलीला मैदान में आंदोलन कर रखा था। हमारे कुछ कार्यकर्ता बाबा रामदेव जी की सुरक्षा में लगे हुए थे। वो दिल्ली के स्थानीय कार्यकर्ता थे और संगठन के पोस्टर लगे हुए थे कि रामलीला मैदान में आए हुए सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं वहाँ पे गया था रात के 9 बजे। उसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई। फिर पता चला कि पुलिस मेरे को भी खोज रही, थाना कमला मार्केट की। मेरे को एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, बोला डॉक्टर साहब आपको पुलिस खोज रही है, आप भाग जाओ। मैंने रात को क्या किया, मेरे पास हाथ में मोबाइल था, कुछ नहीं था, पासपोर्ट जेब में था। मैं तुरंत दिल्ली एयरपोर्ट पे गया, मैंने हांगकांग की टिकट ली, मैं हांगकांग पहुंच गया। जब मैं हांगकांग उतरा तो मैंने दिल्ली के हालात लिए, फ़ोन किया क्या चल रहा है। बोला डॉक्टर साहब दिल्ली पुलिस आपको ढूंढ रही है। तो दिल्ली पुलिस क्यों ढूंढ रही है। बोला बाबा रामदेव जी वाले कनेक्शन में आपके लोगों ने दंगा किया है वहाँ। मैं कहा मेरा तो कोई व्यक्ति नहीं, मेरे तो खाली पोस्टर लगे हुए थे। खैर मेरे को फिर सूचना मिलती है कि अगले दिन सीबीआई ने पूरे देश में 5-6 जगह रेड की मेरे को खोजने के लिए। एक दिन बाद दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ मैं उठता बैठता था सीबीआई ने पूरे देश में रेड मारी। मैं नहीं मिला। मैंने फ़ोन किया अपने, बोला कि डॉक्टर साहब आपको सीबीआई ढूंढ रही है। मैंने अपने लोगों को फ़ोन किया तो मैं सोचा यार ऐसे भागना ठीक नहीं, क्या होगा, फांसी थोड़ी होनी है। मैं फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गया तो देखा तो मैं वांटेड नहीं हूँ। मैं आराम से एयरपोर्ट से बाहर आ गया तो देखा तो शांति है। मैंने हिंदू महासभा के नेताओं को फ़ोन किया, सरदार अभी रंजन सिंह और बाबा नंद किशोर मिश्रा। बाबा जी मेरे को बोले कि डॉक्टर साहब आपको सीबीआई ढूंढ रही है। देखिए हिंदू महासभा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं मनभेद किसी से नहीं रखता। मेरे लिए सभी प्रिय है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं किसी हिंदू से घृणा नहीं करता। वो चाहे मेरे को कुछ भी बोलो, कुछ भी, लेकिन मेरे सब अपने प्रिय है। बाबा जी ने बोला डॉक्टर साहब कहाँ हो। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। कहाँ थे। मैंने कहा मैं बाहर था। बोले सीबीआई ढूंढ रही है।
जब मैं घर पे आया तो देखा तो सीबीआई का नोटिस मेरे घर में, उस पर लिखा था कि आप जो है सुबह नोटिस आता है और कहते हैं कि आप 2 घंटे में सीबीआई आ जाओ। किसी भी संविधान में, किसी भी प्रोसीजर में ऐसा नहीं कि आप सुबह 10 बजे नोटिस इशू करें, इस पर लिखा है 10 बजे 10 AM और कहते हैं 12 बजे आ जाओ। ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है कि आप 2 घंटे में उपलब्ध हो जाओ। मैं आज आप नोटिस दे रहे हो, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, 3 दिन बाद आ जाओ। यानी सीबीआई उस राजकुमार के लिए काम कर रही थी। मेरे को ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि जैसे मैं कि बहुत बड़ा टेररिस्ट हूँ। तो उस नोटिस पे डीएसपी का नाम लिखा हुआ था अनिल कुमार यादव और उसका मोबाइल नंबर। मैंने उसको मोबाइल से फ़ोन बुलाया। मैं कहा डीएसपी अनिल कुमार यादव जी वो बोल रहा हूँ। मैं कहा मैं डॉक्टर संतोष राय बोल रहा हूँ, आप मेरे को पूरे देश में ढूंढ रहे हैं। कहती हाँ हम आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो आप? मैं कहा मैं दिल्ली में हूँ, बोलो कब आ जाऊँ? कहता जी कल आ जाओ। तो मैं बाबा नंद किशोर मिश्रा, सरदार अभिरंजन सिंह को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर हम सीबीआई पहुँच गए। सीबीआई गेट पर पहुँचे तो इतना आसान नहीं होता। तो गेट पर सीआईएसएफ लगी होती। सीआईएसएफ ने फ़ोन किया, क्योंकि सीबीआई के अलग अलग विंग हैं, अलग अलग ब्रांच हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी भेज दो। तो जब मैं गया तो डीएसपी अनिल कुमार यादव के कमरे में गया। बोला कौन है? डॉक्टर संतोष राय। मैंने कहा जी मैं हूँ। प्रभु मैं ही हूँ, आप ही मुझे को ढूंढ रहे हैं। ये लोग कौन है? मैं कहा जी हिंदू महासभा के नेता हैं सरदार अभिरंजन सिंह और ये बाबा नंद किशोर मिश्रा। हमने तो आपको बुलाया था, इनको क्यों लाए? मैं कहा जी कहीं आप मेरे को गिरफ्तार करें, जेल वोल भेजो तो कुछ तो चाहिए ना, भी मेरे को विटनेस चाहिए ना। मैं तो तैयार हूँ। नहीं अभी हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, बैठो। क्या लोगे? चाय पियोगे, पानी पियोगे? ठीक है कुछ भी मंगा लो। तो सीबीआई अधिकारी ने चाय पानी पीने से पहले बोला कि रुको हमें काम है आपसे। वो मेरे को एक बगल वाले कमरे में ले जाते हैं। वहाँ एसपी थे राकेश राठी, इस केस के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। राकेश राठी बोलते ही ये डॉक्टर संतोष। हो आप हैं, धन्यवाद, हमें आपके दर्शन हो गए। मैं कहा जी कैसे जी? कहते जी हमने आपको बड़ा खोजा, आप खुद ही आ गए। चलो डायरेक्टर से मिलवाते हैं। आपने एक सीबीआई का एक भ्रष्ट पदाधिकारी, चोर, लुच्चा, लफंगा रंजीत सिन्हा सुना होगा। मेरे को वहाँ ले गए, जिसका कोयले घोटाले में नाम भी है और हवाला व्यापारी को उसने सपोर्ट भी किया है। कई अपराधियों को उसने बेल भी कराई है। मेरे को वहाँ ले गए, बोले कि यू आर डॉक्टर संतोष। मैं गया साहब, तो ये शर्म नहीं आती राहुल गांधी को बदनाम करते हुए? मैं कहा कौन राहुल? शट अप, इसको ले जाओ, इससे अच्छी तरह पूछताछ करो। वापस ले आए। बाबा नंद किशोर मिश्रा सरदार जी चाय पी रहे थे। मेरा ऐसा बैठो, बैठ गया। मैं कंप्यूटर खोल के बोला ये आवाज़ किसकी है? मैं कहा जी मेरी है। मैंने डिनाई नहीं किया आवाज़ मेरी नहीं है, मैं कहता हूँ हाँ मेरी है। सीबीआई डीएसपी अनिल कुमार यादव मेरी शक्ल देखे, उन दोनों की देखे, सरदार रवि की और बाबा जी की। बोले कि आप लोग किस मिट्टी के बने हो? सरदार अभिरंजन सिंह ने कहा कि हम उस संगठन से हैं जिसने देश के लिए बलिदान किया है। हम गोडसे को और सावरकर को मानने वाले लोग हैं, छत्रपति शिवाजी को भी मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी मानते हैं। वी आर बलिदानी, हम बलिदान देना जानते हैं। अनिल कुमार यादव समझ गए कि ये जिस संगठन से ये लोग पक्के हैं, लोग डरने वाले नहीं हैं, इन पे कोई हम पे हुक्म नहीं चल सकता। बोले राय साहब श्योर है आपकी आवाज़? में कहा मेरी आवाज़ है, मैं एडमिट कर रहा हूँ, आपको जो करना करो, यू डू योर जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब। उन्होंने मेरी डिटेल नोट की। सरदार जी बाबा जी बोला कि आप जाइए, हम डॉक्टर साहब को भेज देंगे पूछताछ करके। सरदार जी और बाबा जी निकल गए। बाबा जी का फ़ोन रह गया, मोबाइल फ़ोन। बाद में सीबीआई ने उनको फ़ोन भी किया के फ़ोन ले जाओ। जब बाबा जी का, सरदार जी का, किसी का फ़ोन रह गया था। अब फ़ोन छूट जाने से भी सीबीआई डर गई थी कि कहाँ फंस गए। खैर वो फ़ोन उनको दे दिया, वो एक लंबी चर्चा है।
फिर 2-3 ऑफिसर और आ गए सीबीआई के मेरे को देखने। कौन है? संतोष राय। मैं कहा जी मैं हूँ। बोले क्यों भाई, क्यों बदनाम करते हो? मैं किसी को बदनाम किया है? सत्य घटना है। आई एम द ओनली आई विटनेस हु टॉक विद द विक्टिम। मेरे को मामला पता नहीं था, तो मैंने बोला जी मामला क्या है? तब डीएसपी कहता है ये मामला ये है, समाजवादी पार्टी के एक एमएलए हैं, उनका नाम है किशोर समरीते। मैं कहा जी मैं तो उनको जानता नहीं, मेरा कोई संबंध है, आप उनकी कॉल डिटेल देख लो, मेरी भी कॉल डिटेल देख लो। जी हमने चेक कर ली, आपका उनका कोई संबंध नहीं है। मैं कहा फिर? किशोर समरीते ने सन 2011 में एक रिट पिटिशन फाइल की थी हैबियस कॉर्पस में। पिटिशन नंबर था 111/2011। इट वाज ए रिट पिटिशन हैबियस कॉर्पस। पिटिशन ये थी कि सुकन्या की माँ सावित्री, सुकन्या के पिता बलराम सिंह, तीनों गायब हैं। तीनों कहाँ हैं, किसकी कैद में, इनको जो है ढूंढा जाए। वो पिटिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच, लखनऊ बेंच में एडमिट हो गई। खुद किशोर समरीते समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश से इकलौते विधायक थे, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के। अभी वो बालाघाट रहते। तो मैंने बढ़िया से पूछा फिर, अब तो मुझे ज्ञान नहीं था क्यों बुलाया गया मेरे को। बोले कि मामला ये है कि उनकी पिटिशन थी, मामला सिंगल बेंच में था। जब इन्होंने पिटिशन डाली 111/2011, एक पिटिशन और फाइल होती है उसके कुछ दिन बाद, वो पिटिशन था 125/2011, वो थी दूसरी बेंच में। अब देखिए यह न्यायपालिका कितना गलत काम करती है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उन जजों पर जो पॉलिटिकली अपॉइंट होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तभी कहा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र होती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जज पॉलिटिकली अपॉइंट होते हैं, पॉलिटिकली जज बन जाते हैं और एक विशेष दल के लिए काम करते हैं। बहुत सारे वकील जो किसी दल से संबंधित थे वो जज बन जाते हैं, उस दल के लिए काम करते हैं, और यही 70 साल से होता है जी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस बेंच में पिटीशन थी किशोर समरीते की, और जिस बेंच में दूसरी पिटीशन थी, उनको वो वाली बेंच उस बेंच से केस ट्रांसफ़र कर लेती है और पिटिशनर को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। यानी एक पिटीशन जिस बेंच में डाली गई और एक पिटीशन दूसरी बेंच में, वो इसलिए डाली गई ताकि क्रॉस करवाया जाए, और वो पिटीशन डाली गई डिग्गी के कारण। डिग्गी समझ गए ना, नाम नहीं लूँगा। डिग्गी यानी दाऊद का आदमी। जो डिग्गी था, डिग्गी के संपर्क जुडिशरी में अच्छे थे, और डिग्गी की अनुकंपा से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जज था। और जो वहाँ का डीजीपी था करमवीर सिंह, इसने बड़ी सहायता की डिग्गी की, और इस केस में उल्लू को बचाने के लिए। यानी दूसरी बेंच ने किशोर समरीते की पिटीशन को अपने पास ट्रांसफ़र करा लिया, अब बिना नोटिस किए। यानी पिटिशनर को नोटिस नहीं होता और ऑर्डर पास हो जाता है। क्या ऑर्डर पास होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सुकन्या, सुमित्रा देवी और बलराम सिंह को पेश करे। तो उसमें एक एफिडेविट फाइल होता है। फाइल क्या होता है बाद में, कि जो है पुलिस जब पेश करती है तो उसमें फाइल होता है सुकन्या देवी नंबर 1, नंबर 2 बलराम सिंह, नंबर 3 सुमित्रा देवी। जबकि वो सुमित्रा नहीं थी, उसका नाम था मोहिनी देवी एलियस सुशीला देवी। बलराम सिंह का नाम ठीक था।
जिस बलराम सिंह को पेश किया उसकी बेटी का नाम सुकन्या नहीं था, उसका नाम कीर्ति सिंह था। यानी नकली लोग प्रोड्यूस करा दिए गए अदालत में, नकली फेक लोग, और उसको सुकन्या बना के प्रोड्यूस कर दिया। कीर्ति सिंह सुकन्या बन गई, बलराम सिंह नाम सही था। सुमित्रा को सुशीली एलियस मोहिनी देवी। पर एक ऑर्डर पास हो गया, किशोर समृति की याचिका रद्द हो गई, डिस्पोज ऑफ हो गया केस, और 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया डिवीजन बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ, और साथ में 50 लाख रुपए की कॉस्ट लगा दी कि पटिशनर ने उल्लू को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा, और साथ में कहा कि सीबीआई पता लगाए कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, किनका क्या उद्देश्य है। अब 50 लाख रुपए के वसूलने का आदेश होगा किशोर समृति से। फिर क्या हुआ, ये ऑर्डर है 7 तारीख का ऑर्डर है, 7 मार्च 2011 का। और सीबीआई क्या करती है, 13 मार्च 2011 को एक एफआईआर रजिस्टर्ड करती है दिल्ली में। एफआईआर नंबर है RC 219/2011 E0002। सीबीआई एफआईआर करती है डिवीजन बेंच के ऑर्डर पे, और किशोर समृति को बिना नोटिस के उसके घर पे रेड करती है कि बता तेरे पीछे कौन कौन है। इधर किशोर समृति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है मदद मांगने के लिए कि जो डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर उसमें मेरा पक्ष नहीं सुने का, एक तरफा फैसला है। किशोर समृति ने जो याचिका डाली उसमें डाला ये सब कंटेंट कि मेरा पक्ष बिना सुने एक तरफा फैसला दे दिया, और जो जिसको प्रोड्यूस कराया वो लोग असली लोग नहीं थे। जब मामला सीबीआई को चला गया तो सीबीआई ने जब खंगाला इस चीज़ में किशोर समृति पास के भी तूने क्या याचिका कैसे डाली, उसने बोला कि मेरे को एक वीडियो मिला, वीडियो में कंटेंट था, ये मैंने देख के बता दिया। सीबीआई जब जांच करती रही तो सीबीआई को पता चला कि उस वीडियो में आवाज़ मेरी है। तो पूरे देश भर में खंगाला किया है कौन, क्योंकि इसमें मेरा चेहरा था नहीं। तो सीबीआई को लीड मिलती कि ये आवाज़ डॉक्टर संतोष राय की है। तब डीएसपी ने बोला तुम ही डॉक्टर संतोष राय? मैंने कहा मैं ही हूँ, मैं कहता हूँ मेरी आवाज़ है। कहता आरी सर, मैं यस मेरी आवाज़ है, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ ना। मैं कहा मैं जिस विचारधारा से हूँ, जिस संगठन से हूँ, हम डिनाई नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते। हाँ किया है तो किया है, स्वीकार करते हैं। अरे नथुराम गोडसे ने भी जब गांधी जी की हत्या की यानी वध किया तो गांधी जी ने बोला कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गांधी जी का वध किया है। तो मैंने बोला, मैं कहा डीएसपी अनिल कुमार यादव जी मैं स्वीकार करता हूँ ये आवाज़ मेरी है, मैं मिला हूँ सुकन्या से, मैं मिला हूँ उसकी माँ से, मैं मिला हूँ उसके बाप से। तो वो चुप, समझ गया टूटने वाला नहीं है। बोले कि तुम पुराने खिलाड़ी हो। मैं कहा जी खिलाड़ी नहीं है, हमारा ना कभी मोरल डाउन होता है, सत्य है और उसको सत्य को स्वीकारिए। तो मेरे कंधे पे हाथ रखता है, कहता बी कूल, आप आज चले जाओ। मैं उस दिन बाहर आ गया। जब मैं बाहर आ गया फिर देखा कि मेरी गाड़ी को फॉलो किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। कर लो भाई, क्या करना है, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस दुरुपयोग करती थी सीबीआई का, हमें उससे डरने वाला नहीं था। जितना करना कर लो, हम डरते नहीं। मेरे को एक सप्ताह बाद फिर फोन आता है अनिल कुमार यादव डीएसपी का, कहता रहा साहब कहाँ हो? मैं कहा दिल्ली में। हाँ दिल्ली छोड़ के जाना नहीं? मैं नहीं जा रहा, कल सुबह आ जाओ, आपकी आवाज़ का सैंपल लेना है। मैं चला गया जी। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की दिल्ली हेडक्वार्टर में लोधी कॉलोनी में अपनी फिजिकल लैब है, वहाँ उन्होंने मेरा वॉइस सैंपल लिया। ले लो, मैंने अपना वॉइस सैंपल दे दिया। तो मैंने कहा इससे आपको हासिल क्या होगा? मैं कहा सैंपल लेने की क्या जरूरत है, मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ें क्यों क्रॉस कर रहे हो? करो तो मानते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी है। जब सैंपल दे दिया, सीबीआई ने मेरे को खाना खिलाया,
कहता है डॉक्टर साहब इस केस में कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो? क्या कंप्रोमाइज़? उन्हीं दिनों की घटना ये है कि 2012 में पार्लियामेंट अपोजिशन से परेशान था, यानी केंद्र की यूपीए सरकार परेशान थी अपोजिशन से। न्यूक्लियर पे केंद्र सरकार बिल लाना चाहती थी और विपक्ष कई दल उनको तोड़ने थे। उनको चाहिए था बहुमत और बिल पास करना था। वो ये था कि न्यूक्लियर ट्रीटी पे ओबामा का दबाव था, भारत से हस्ताक्षर करे कि भारत कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा, और इसके लिए पार्लियामेंट में बहुमत की आवश्यकता थी। यूपीए के पास बहुमत नहीं था, तो मुलायम सिंह की आवश्यकता थी। मुलायम सिंह पे दबाव बनाया जा रहा था, मुलायम सिंह मान नहीं रहे थे। चूंकि इस केस में पिटिशनर किशोर समृद्धि था, सपा का एमएलए था, वो लोग चाह रहे थे कि मेरा और किशोर समृद्धि का कोई लिंक इस्टेब्लिश हो जाए। लिंक मिल नहीं रहा था। तो सीबीआई को मेरा एक लिंक मिल गया पुराना। इटावा का एक लड़का था, मेरा स्टूडेंट था, नाम नहीं लूंगा मैं उसका। वो दुर्घटनावश समाजवादी पार्टी के नेता के परिवार से जुड़ा हुआ था। ये बात सीबीआई को पता लग गई। मैं पढ़ाता था एक कॉलेज में, तो मेरे को सीबीआई ऑफिसर ने बुलाया। कहता डॉक्टर साहब ये हमारे साहब हैं। कौन? रंजीत सिन्हा के कमरे में ले गए। रंजीत सिंह ने बोला डॉक्टर साहब अपना कैरियर बनाओ, राजनीति से दूर रहो, हिंदुत्व वगैरह कुछ नहीं होता। ये हिंदू महासभा एक विचारधारा खत्म हो चुकी है इस देश से। कंप्रोमाइज़ करो, मामले क्लोज करो, हम जो कहते हैं करो। मैं क्या है, क्या करना है? तो बोले कि आपको डीएसपी साहब बता देंगे। डीएसपी साहब अपने कमरे में लाते हैं। कहता रहा तू कुछ बन जाएगा, कर ले। करना क्या है? कहते तू ये बयान दे दे कि तूने ये सब जो है मुलायम सिंह के कहने पे किया है। मैं कहा क्यों भाई, मैंने मुलायम सिंह का क्या उखाड़ा, मुलायम सिंह ने मेरा क्या उखाड़ा? वो ठीक है, मैं उनकी विचारधारा का विरोधी हूँ। मुलायम सिंह यादव ने कई कारसेवकों की हत्या करवा दी, साधु संत मरवा दिए। ऑफकोर्स मैं उनका घोर विरोधी हूँ, लेकिन मैं झूठी गवाही क्यों दूँ, झूठा साक्षी क्यों बनूँ? तो बोले कि तू समझा नहीं, तो ये गवाही दे दे कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, मुलायम सिंह ने ऐसा करना है। तो मुलायम सिंह से मिला भी नहीं। बोले कि वहाँ पर लिंक है, तेरा ये स्टूडेंट रहा है। मैंने कहा हाँ। मैं को हो तुम मेरी सारी कुंडली खंगाल के आए हो। मैं कहा तुम तो अच्छा लिंक जोड़ रहे हो। मैं कहा इससे एस्टेब्लिश करोगे? बोले हाँ, तुम्हारा बयान कराएंगे 164 CRPC का। मैं कहा जी मेरे को थोड़ा टाइम दो, सोचने दो। तो मैं कहा मेरे को इससे फ़ायदा क्या होगा? कहते एक तो तुम्हें रोज़ रोज़ से मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें सीबीआई हेडक्वार्टर आना नहीं पड़ेगा, साथ में आपकी कुछ आर्थिक सहायता हो जाएगी। मैं कहा क्या दोगे? कहता बोलो। मैं कहा ठीक है, बाद में बात करेंगे। मैं आ गया। मैंने ये बात की चर्चा, क्योंकि अपने संगठन से भी बात करनी है, मैंने सरदार वीरेंद्र सिंह, बाबा नंद किशोर मिश्रा, मेरे एक मित्र हैं भी, वो बीजेपी में हैं, अधिवक्ता अवधेश सिंह, उनसे चर्चा की। बोला डॉक्टर साहब सीबीआई पे विश्वास मत करना। मैंने इस तरह की चर्चा के नोट्स बनाना शुरू कर दिए। ये तो हो गया। अगले दिन सीबीआई ने फिर बुला लिया। तो बोले डॉक्टर साहब आप मुलायम रहने दो, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम ले लो। समझ गए ना? तो क्या नाम लेना है? कि वहाँ से आपको फंडिंग हुई है। तो मैं कहा मैं तो उस व्यक्ति से कभी मिला भी नहीं। कहता मूर्खतापूर्ण बातें मत कर। उन्होंने मेरे को अपनी कार में बिठाया, सीबीआई हेडक्वार्टर से बाहर लेके आया, मेरे को एक कांग्रेस नेता से मिलवाए रोड पे। वो उस समय उल्लू की टीम के मेंबर थे, कांग्रेस के सांसद थे। उन्होंने मेरी टाटा सफारी में 5-5 करोड़ के 2 बैग रख दिए, 10 करोड़ के। मैं क्या है? बोले कि टोकन है, जैसा है बोले ऐसा करो। मैंने बोला ना अभी नहीं, इसको उठवा लो, क्योंकि मैं समझ गया साले जो है मेरे को ही अरेस्ट करा देंगे, ईडी से रेड करा देंगे। ये इतनी बड़ी ब्लैक मनी लेके आ रहा था। मैंने तुरंत उतरवा दिया, गाड़ी से दोनों बैग निकलवा दिए।
मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी सरदार वीर रंजन को पीछे से लगा रखा था, दूर से आवाज कर रहे थे यदि कल को कुछ ऊंच नीच होता है तो कम से कम एक तो साक्षी हो कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि इन कांग्रेसियों पे और सीबीआई पे मुझे विश्वास नहीं था। मेरी टाटा सफारी में 5-5 करोड़ के 2 बैग रख दिए तो मैंने तुरंत उतरवा दिए। तो डीएसपी ने बोला क्या हुआ, मैं कहा मेरे को ये नहीं चाहिए। मैंने बोला आपने पहले बोला मुलायम सिंह के खिलाफ साक्षी दो, फिर बोला गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलो, आप लोग पागल हो गया कुछ भी। मैंने इस बात की सूचना शाम को किसी के माध्यम से सपा के नेता के पास पहुंचा दी। अगले दिन पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव रोते हैं, न्यूक्लियर ट्रीटी पर बहस हो रही थी जो कि अमेरिका भारत पर दबाव डाल के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह दबाव डाल के उस कानून को पास करवाना चाह रहे थे। तो मुलायम सिंह रोते हुए कहते हैं कि कांग्रेस सीबीआई का प्रयोग हमारे जैसे नेताओं पर करती है और ये काम बखूबी कांग्रेस को आता है। मुलायम सिंह यादव रोए थे लोकसभा में कि सीबीआई का दुरुपयोग, लेकिन उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा संदेश वहां पहुंच गया था। फिर क्या हुआ, मुझे लगा कि सीबीआई मेरे को किसी न किसी झूठे मामले में फंसा सकती है, डर तो था ही। मैंने तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक टेलीग्राम लिखा सबको कि सीबीआई मेरे से ऐसे ऐसे बयान दिलवाना चाहती है, सीबीआई मुझ पर दबाव बना रखी है। सीबीआई ने मेरे को बुलाना बंद कर दिया, लेकिन एक बार मेरा टकराव हो गया डीएसपी अनिल कुमार यादव से। बोला राय तूने अच्छा नहीं किया, मगर तुम कौन से दूध के धुले हुए हो, उनका टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, तुम यदि खेल खेलते हो क्या हम खेल खेलना नहीं जानते। मैंने बोला अनिल कुमार यादव जी तुम जहाँ पे एंड करते हो ना मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, हम हिंदू सभाई है। उससे मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। अभी ये डीएसपी अनिल कुमार यादव मध्य प्रदेश में पोस्टेड एसपी बन गया है। मैंने इसकी शिकायत की प्राइम मिनिस्टर तक, सरकार जब बदल गई तब भी मैंने इसकी शिकायत की। अभी भी सीबीआई में बहुत सारे अधिकारी कांग्रेस के पेरोल पर हैं, बहुत सारे, नाम गिना दूंगा। अभी भी वो अधिकारी बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड माफिया को सपोर्ट करते हैं। अभी भी कई अधिकारी डिग्गी के संपर्क में है, डिग्गी उनको घुमाता है, यूज करता है। डिग्गी के कई संपर्क में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेज भी है जो कांग्रेस के समय अपॉइंट हुए थे। वो अपनी इच्छा अनुसार जजमेंट्स लेके आते हैं। लॉबिंग होती है जी, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, किसी को फंसा लो, किसी की बेल करा लो, सब लॉबिंग होता है। ये मैंने सीखा है और देखा अपनी आंखों से। आज जो वकील है पीपी, कल को जज बन जाता है, मजिस्ट्रेट बन जाता है, हाई कोर्ट चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, कुछ भी करा लो। आवश्यकता है देश में नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन की। दे शुड बी अपॉइंटेड बाय द मेरिट, दे शुड नॉट बी अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल क्वालिटीज। ये बंद होना चाहिए। जुडिशरी शुड बी क्लीन, जुडिशरी शुड बी ऑनेस्ट। उदाहरण है ये किशोर समरीते का, जिसने रिट पिटीशन हेवियस कॉर्पस लगाई थी, बिना नोटिस किए उस पर कॉस्ट लगा दी जाती 50 लाख रुपए का फाइन। अब इस केस में हुआ क्या, सीबीआई को ऑर्डर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का कि किशोर समरीते की जांच करो, इसके पीछे कौन लोग हैं, और हमें स्टेटस रिपोर्ट दो। किशोर समरीते सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई बोलती है, सीबीआई नहीं कहते कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, सीबीआई तो उसकी जांच ही नहीं कर रही है। सीबीआई गुमराह करती है, मिसगाइड करती है माननीय उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गुमराह किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुमराह किया, सीबीआई ने भी किया। किशोर समरीते ने जब पिटीशन डाली इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, तो वहाँ सीबीआई बोलती जी अभी हमें और समय चाहिए, हमें मैटर कहाँ से डाला गया, किस वेबसाइट पे डाला, उसका सोर्स चाहिए। जब सीबीआई विजय माल्या तक, नीरव मोदी तक पहुँच सकती है, यहाँ तक नहीं पहुँच सकती।
कि वेबसाइटों पे कैसे मैटर आया। और मैं तो कुछ साक्षी हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई, इस व्यक्ति ने अपलोड किया, इस व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया, उसके कैमरे से हुआ। आज भी मिस्टर अग्रवाल देश से गायब है। मैंने बड़ी कोशिश की संपर्क करने की, जब सीबीआई ने मेरे को बुलाया मैंने बड़ा खोजा, वो डर के मारे भारत नहीं आ रहा। मेरे को कहीं से सूचना मिली उसकी जान खतरे में है। मैंने बहुत संदेश भेजे इधर उधर कहीं से मिल जाए। मेरे को कुछ पत्रकार मिले दिल्ली के, बोला डॉक्टर साहब मामले को शांत कर दो, आपकी हत्या हो जाएगी। मैं कहा नहीं यार, अग्रवाल मेरा मित्र था, कहाँ गया, किस हाल में, मैं कैसे भूल जाऊँ। बहुत खोजा, नहीं मिला मेरे को। लेकिन आज भी इस केस में सीबीआई ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुमराह किया है। सीबीआई ने तो हाथ खड़े कर दिए, कल क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि कीर्ति सिंह ही सुकन्या है, जबकि कीर्ति सिंह सुकन्या नहीं है। डॉक्टर बलराम सिंह उसके पिता को पेश कर दिया, सुमित्रा देवी बना के पेश कर दिया उसको मोहिनी को। यानी एक मजाक बना के रख दिया है सिस्टम का। किसको? एक परिवार को बचाने के लिए, उस उल्लू को बचाने के लिए। मैं आज इसलिए आया हूँ, मेरे पे कई लोगों ने आरोप लगा रखा था कि मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया सीबीआई कहने पर, पैसे ले लिए। और जो लोगों ने मेरे पर आरोप लगाया ना, उनको मैं बोल देना चाहता हूँ, डरता नहीं हूँ मैं। वर्दी मैंने लिए होते आके ऐसे नहीं बोलता। और इसके साक्षी हैं सरदार रंजन सिंह और बाबा नंद किशोर मिश्रा। आज मैं हिंदू महासभा का सदस्य भी नहीं हूँ, मैं हिंदू एकता आंदोलन पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और दिल्ली का प्रदेश प्रभारी हूँ। लेकिन जिन लोगों ने मेरा बुरे समय में साथ दिया, मैं उनको एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं उनके एहसान को मानता हूँ कि मेरे साथ खड़े रहे। हर चीज़ धन नहीं होता, साथ खड़े होना भी बहुत बड़ा समर्थन होता है। और यही पूंजी है। जो लोग मेरा साथ दिए तो दिए, ठीक है। आज मैं उस संगठन में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने सहयोगियों को कभी नहीं भूल सकता। कोई कुछ भी बोलता रहे, जिन्होंने मेरे साथ दिया है तो दिया है। लेकिन जो लोग ये आरोप लगाए मेरे पर कि मैंने राहुल गांधी से कंप्रोमाइज़ किया, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अरे ये तो छोड़ो, यदि मैंने कंप्रोमाइज़ किया होता मुझ पर बाद में झूठे मुकदमे नहीं लगते। इसके बाद क्या हुआ, 2013 में मैंने एक ब्लॉग लिखा कर्नाटक के होम मिनिस्टर के.जे. जॉर्ज के खिलाफ। कांग्रेस का होम मिनिस्टर था के.जे. जॉर्ज। क्रिमिनल गठजोड़, आईएएस आईपीएस की लॉबी कैसे क्राइम करती है कर्नाटका में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, कई राज्यों में। मुझ पर झूठी एफआईआर कराएगी, मेरे को बेल लेनी पड़ेगी। ये पूरा नेक्सस काम करता है, जिसमें जुडिशरी है, आईएएस है, आईपीएस है, पूरा एक सिस्टम काम करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे अपराध होता है। इस पर मैं कभी और बोलूँगा। लेकिन सुकन्या को न्याय नहीं मिला। मेरे पास जो सूचना है, सुकन्या, उसके माता और पिता का मुंह बंद करा दिया गया है। अब देखिए, जो एफिडेविट है उसमें लिखा है माई सेल्फ कीर्ति सिंह, डॉटर ऑफ डॉक्टर बलराम सिंह। जब सुकन्या को बलात्कार हुआ तब वो 23-24 साल की थी। अब वो हुआ 2006 में। अब जो एफिडेविट फाइल हो रहा है 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में, उसमें भी उम्र 23 साल है। कीर्ति सिंह को सुकन्या बना के खड़ा कर दिया, यानी मजाक बना दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के उस समय के तत्कालीन डीजीपी करमवीर सिंह ने यह अपराध किया है। किसके कहने पर? डिग्गी राजा के कहने पर। यानी फर्जी व्यक्तियों को खड़ा करके सुकन्या बना दिया इन्होंने। सुकन्या वो नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह अपराध किया उस समय। और सीबीआई ने यूपी पुलिस की ही कॉपी करके क्लोजर रिपोर्ट दे दी। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते,
क्योंकि मामला देश से बाहर का है। अरे बाहर का क्या, तुमने मुंह बंद करा दिया, तुमने तो जांच ही नहीं की कि बलात्कार हुआ कि नहीं, और मेरे को उल्टा सी बहने डांट दी कि अपना मुंह बंद रखो। क्यों मुंह बंद रखे भाई? खैर, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यही बोलता हूँ, सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी, किसी को न्याय नहीं मिलेगा। सब सेटिंग होती है, लाखों रुपए फीस ली जाती है। यदि कोई बेल करानी है तो पीपी को पैसा दो, आईओ को पैसा दो, सब सेटिंग होता है। न्यायपालिका को कैसे भी मोल्ड कर दो। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, सेटिंग सेटिंग सेटिंग। कई तो जजेस गिरफ्तार हुए रिश्वत के आरोप में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अभी सुकन्या के मामले में भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। आज की वीडियो के बाद कुछ लोगों को पेट में दर्द होगा, कांग्रेसी मेरे पे अटैक करेंगे। मैं कांग्रेसियों से डरने वाला नहीं। तुम उल्लू को कितना भी तोता बना के उड़ा लो तो तोता नहीं रहेगा, उल्लू ही रहेगा, हम उसको उल्लू ही बोलेंगे। और तुम्हारी आपराधिक षड्यंत्रों से मैं डरने वाला नहीं। इसलिए मैं अपने सभी चिंतकों और अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरा समय समय पर मेरा समर्थन करते आए हैं, मेरा साथ देते आए हैं, मेरा मोरल बढ़ाते रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए, मेरे संकट की घड़ी में साथ देने के लिए। जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ खड़े रहे बस। बाकी मैं डरने वाला नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव।